नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तलाश कर रहे थे ये कि नोबेल प्राइज कहाँ बांटा जा रहा है। जी हाँ, हमने इनसे पूछा कि क्या आप भारतीय हैं? तो इनका कहना था जी हाँ, मैं भारतीय हूं और मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इनोवेशन आ जाए और मुझे भी नोबेल प्राइज मिल जाए। पर हमने इनको समझाया कि देखिए, आज तक वैसे भी चुनिंदा लोगों को ही नोबेल प्राइज मिला है और भारतीय अगर हो तो अलग सा ही यहाँ पे गेम चल रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हैं। कई बार नोबेल प्राइज देने वाली अकेडमी के यहाँ भी पॉलिटिक्स है और कई बार अगर हम अपनी चीजों को देखें तो हमारे यहाँ भी खामियां हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो नोबेल प्राइज के तांते लगते हैं उससे भारत क्यों पीछे रह जाता है। ये बात हम ओलंपिक्स के लिए भी कह सकते हैं, पर ओलंपिक्स में कम से कम अब हम कुछ तो लाने लगे और आगे बढ़ रहे हैं, पर नोबेल प्राइज में अभी भी काफी पीछे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है। नोबेल प्राइज के बारे में आपको बता दें, ये आपका 1901 से चालू हुआ, देने लगे लोग। और इसकी जो कैटेगरी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर आपकी फिजियोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, इन सब फील्ड्स में दिया जाता है। तरीका क्या है अभी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे लगभग नोबेल प्राइज की जब भी बात होती है, एक चीज सामने जरूर आती है। इसको चालू कैसे किया गया था और किस मकसद से किया गया था। एल्फ्रेड नोबेल वो ढूंढ क्या रहे हैं, देखिएगा उनका जो वाकई में ढूंढने का एक इन्वेंशन था वो था डायनामाइट। और वो इंसान जो कि साइंस में डूबा हुआ था, वो अपने विल में लिख के जाता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी संपत्ति है, पैसा है, ये सब एक एकेडमी को ट्रांसफर हो जाए और वो मैनेज करे हर साल कैसे नोबेल प्राइजेस देने हैं। और तब से ये देने जाने लगा। और ये आप देख सकते हैं एल्फ्रेड नोबेल यहाँ पे है। नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश्ड इन 1895 through his last will and testament, and these are the reflections of his wide ranging interest। इतना ही नहीं, जब हम निकालते हैं रिकॉर्ड की किस कंट्री को कितना मिला, यूएस 383 काउंटिंग, यूनाइटेड किंगडम 132, जर्मनी 109, फ्रांस 70 के आसपास, स्वीडन 32 के आसपास, रशिया को भी कुछ मिला 31, स्विट्जरलैंड 28, जापान 28। तो हमने सोचा भारत को भी हो सकता है 30-40 तो मिल ही चुके होंगे। पर भारत को मात्र 12 नोबेल प्राइज, जी हां, 6 कैटेगरी में आज तक 12 नोबेल प्राइज मिले हैं। 1901 से लेकर 2023 में हम खड़े हैं और इस बार भी नोबेल प्राइजेस तो आ चुके हैं, पर भारत का कहीं नाम उसमें नहीं दिखा। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे के रीजंस कहां कहां से घूम के आते हैं। आपके सामने पहले तो चित्र है उन लोगों का जिन्होंने जहमत किया, मेहनत किया और शायद इनको नोबेल प्राइज इनके डेडिकेशन के लिए, इनोवेशन के लिए मिला। ये नाम हम अगर आपको अलग से दिखाना चाहें, लिटरेचर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब 1913, 2023 में हम खड़े हैं, पूरा तांता पड़ा हुआ है। फिजिक्स में सीवी रमन साहब 1930, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर आपको 1983 में मिलते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए हरगोविंद खुराना है 1968 जिनको मिला था। पीस के लिए मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी 2014। इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन 1998 और अभी बड़ा रिसेंटली में अभिजीत बैनर्जी हैं। केमिस्ट्री के लिए वेंकटरमन रामकृष्ण 2009। तो इन सबको तो मिला है, पर प्रॉब्लम यह है कि अकेले नोबेल प्राइज आजकल मिल नहीं रहा, शेयर करके मिलता है। और कई बार देखा जाता है कि इनको इंक्लूड तो कर लिया गया, पर बहुत लोगों की मंशा नहीं रहती है जो वहां नोबेल प्राइज अकेडमी जो देना चाहती है वहां पे। कैसे, आइए देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे चालू होगा। देखिएगा, सितंबर में एक जारी होता है नोटिफिकेशन कि जिसको नॉमिनेट करना है इन्वेंशन को, वो अपना भेजना चालू कर दे। और जनवरी तक वेट किया जाता है, 31 जनवरी डेडलाइन होती है फॉर द सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन। मार्च अप्रैल मई में कंसल्टेशन चल रहा होता है एक्सपर्ट के साथ कि हाँ वाकई में ये इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जून जुलाई में राइटिंग रिपोर्ट विद रिकमेंडेशंस मंगाई जाती हैं। अगर आप और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लगभग सितंबर तक अकेडमी गेट्स रिपोर्ट ऑन फाइनल कैंडिडेट्स। और एक मेजॉरिटी वोट होता है अक्टूबर में और अनाउंस किया जाता है कि देखिए सबसे ज्यादा वोट इनको मिले हैं, इसलिए इस फील्ड का अवार्ड इन नामों को जा रहा है। ये आपका प्रोसेस है। और दिसंबर में जाके आपकी एक सेरेमनी की जाती है जहां पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। खैर, इन सब के पीछे का अगर हम समझने की कोशिश करें कि भारत को क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो दो बड़े फैक्टर सामने आते हैं। एक इनहेरेंट है, भारत के खुद के अंदर लैकुनास और वैक्यूम बना हुआ है, इसके कारण नहीं है। दूसरा पॉलिटिक्स है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। समझिएगा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हम लीड करते नहीं हैं, हम फॉलो करते हैं। वी डोंट लीड बट वी फॉलो। तो उनका जवाब आता है कि आप लीड करो, फॉलो मत करो, तब आप नया कर पाओगे। इतनी आईआईटीज और इतने बड़े बड़े आईआईएससी सेंटर खोलने के बाद, सीएसआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बाद, अगर आज भी हम पीछे रह गए हैं तो लगभग 60-70 साल की मेहनत कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है।
मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो मिनिस्ट्री ने बोला कि हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, बट नॉन मॉनेटरी मेजर्स, सो अ लिविंग इन एंड वर्किंग आउट ऑफ इंडिया। इनका कहना है कि भारत में हो सकता है वो लिविंग इन है, बट वर्किंग आउट ऑफ इंडिया हो, ऐसा इंडियन हो जिसको हम साइंस का अवार्ड दिलाना चाहते हैं भाई 2035 तक। तो इन्होंने तो पहले ही अपनी डेट सेट कर रखी है 2035 तक। अगर भूले भटके कोई बाहर काम करता हुआ भारतीय अगर शायद कुछ उनके नजर में आता है तो उनको प्राइज दिलवाएंगे। ये तो हमारे मिनिस्ट्री का कथन था। इसके बाद हमने थोड़ा सा और ढूंढने की कोशिश की कि वाकई में आखिर दिक्कतें क्या है, तो हमें पता चला कि ये दिक्कत डीप रूटेड है इंडियन स्कूलिंग के साथ, जहां पे साइंस की क्यूरोसिटी को बढ़ने ही नहीं दिया जाता। वहां पे साफ कर दिया जाता है कि अगर आपको 2+2=4 है तो इसके आगे ना झांकना है ना पीछे, आपको पता होना चाहिए, जस्ट रिमेंबर 2+2। हालांकि ये पैटर्न अगर आप स्वीडन में जाके देखें, यूके यूएस के मॉडल में देखें, तो 2 और प्लस और 2 इनमें भी एक इक्वेशन है, और ये क्यों है ये वहां बताया जाता है और क्यूरोसिटी जगाई जाती है। हालांकि अटल लैब्स, टिंकरिंग लैब्स करके हमारे पास स्कीम्स तो चली, पर वो स्कीम्स कई बार बस नाम के महज ही चल पाए, कुछ ही चुनिंदा लोग उसमें रिप्लाई करते थे, पहुंच पाते थे, पर प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रही। हमारे ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सेप्ट अ फ्यू अदर्स, लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास लैब तक की फैसिलिटी नहीं है। जब बात ये उठाई गई कि एक नेटवर्क बना देना चाहिए, लैब्स कनेक्ट हो जाने चाहिए, तो वो भी आज तक पारित नहीं हो पाया। सो इफ यू डोंट हैव रिसर्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू डोंट हैव स्कूलिंग एंड क्यूरोसिटी इन दैट मैनर, तो ऐसे भी प्राइस कैसे ही आएगा। तीसरा फैक्टर जान के शायद आपको भी अचंभा होगा कि हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा खासा पैसा डालने की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, पर आज भी पिछले 20 सालों में देखा गया कि वो जो बजट का अमाउंट है वो मात्र 0.9% ऑफ इंडिया जीडीपी है। मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है, पर हमारा शेयर जो हम उस जीडीपी का देते आ रहे हैं वो प्लेट्यू हो चुका है, 0.9। या आप इसको ऐसे याद रखें, 1% से कम ही हम इंडिया का जीडीपी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि नोबेल प्राइज तो अगला हमें ही मिलेगा। ये कहानी थी भारत की और भारत के कुछ लैकुना, कुछ वैक्यूम की। पर इसके आगे एक और कहानी है, और एक कहानी लिटरेचर की हम आपको बताना चाहेंगे। लिटरेचर में सबसे बड़ी जो दुविधा हमें आती है कि हमारी जब लिटरेचर्स किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, मान लीजिए तमिल में लिखी गई, ओडिशा में लिखी गई, या किसी भी ऐसे भाषा में लिखी गई, उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। अगर ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, लोग उसको समझ नहीं पाते। दूसरा, अगर ट्रांसलेशन हो भी जाता है तो उसकी जो भावना है, इमोशंस हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन के साथ आ जाते हैं। इसीलिए लिटरेचर में भी हमें अभी तक प्राइज नहीं मिल पाया रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के बाद में। पर इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है। ये मेरा नहीं, ये साइंटिस्ट का कहना है। पॉलिटिक्स ये कि कई बार इंटेलेक्चुअल होते हैं हमारे इंडियन साइंटिस्ट, और वो ओरिजिनल पायनियरिंग वर्क कर रहे होते हैं। नोबेल प्राइज चाहने के लिए आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, तो हमारे यहाँ ब्रेक थ्रूज मिलते भी हैं। पर इनका कहना था, द ओनरशिप एंड क्रेडिट फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन डिनाइड टू देम, नोटेड डॉक्टर चंद्रा के मित्तल, बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर बेस्ड इन हाउस्टन टेक्सास। 1998 की बात है, मेडिसिन नोबेल वाज अवार्डेड टू द डिस्कवरी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग सिस्टम, और इसमें जो काम किया था वो मित्तल साहब ने किया था और फेरिड मुराद ने किया था। बट ही गॉट, फेरिड मुराद को मिला था, इनको वहां कंसीडर नहीं किया गया था। मित्तल साहब को, जो साफ दिखाता है एक ही टॉपिक पे साथ रिसर्च करने पे भी भेदभाव है कि एक साइंटिस्ट को आपने दिया और दूसरे साइंटिस्ट को नहीं दिया। ये एक पॉलिटिक्स दिखती है। दूसरी पॉलिटिक्स, देयर इज डेफिनेट पॉलिटिक्स ऑफ सबवर्जन ऑफ ट्रूथ इन द अवार्ड प्रोसेस, कनेक्शंस एंड फ्रेंडशिप डू प्ले अ रोल। ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई साइंटिस्ट बोल रहे हैं। वन ऑफ द नोबल लॉरेट्स टोल्ड मी, मित्तल साहब, about a particular Nobel recognition where the committee members kept one scientist, एक साइंटिस्ट को अलग से रखा for personal bias, and picked up another scientist for the prize even though he had not made original discovery। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जिसने ओरिजिनल डिस्कवरी नहीं की, पर कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, आपके साथ पढ़ा है, हो सकता है आपका स्टूडेंट है, इसलिए आपने वहां पे अवार्ड दिलवा दिया, पर इधर आपको अवार्ड नहीं मिला चूंकि आप अलग देश से आए हुए थे। ये भी देखने को मिलता है। द फील्ड ऑफ रिकॉग्निशन इज एक्चुअली बायस्ड एज पर दीज साइंटिस्ट। और हो भी क्यों ना, आप ये समझने की कोशिश करिएगा, ये सारा चीज तो वेस्ट ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। जब तक कि भारत
अपनी चीजों को प्रूव ना कर दे और अच्छे से, अब तो करने लगा है। इसरो आज नासा की अगर आप बात करें तो नासा हमसे पूछ-पूछ के आधे काम कर रहा है और रशिया का अगर आप देखिए इस समय यूरोप की अगर हालत देखें तो भारत वाक़ई में इसरो की बदौलत बहुत आगे जा रहा है। पर यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जो कमिटीज़ अवार्ड देती हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन सही से होना चाहिए, कॉन्टिनेंट वाइज़ होना चाहिए ताकि किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव ना हो। तो यूएन की रिफॉर्म्स की तो हम बात करते ही हैं, यहाँ पे हमें नोबेल प्राइज़ की रिफॉर्म्स की भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत के साथ जो नोबेल धोखा हो रहा है, वो बार-बार हो सकता है किसी भी देश के साथ। एक और कहानी इसके पीछे हमें दिखती है, 1950 की बात है, होमी जहांगीर भाभा डिड नॉट गेट द नोबेल रिकॉग्निशन और इतना बढ़िया रिसर्च करने के बाद उनको नहीं मिलता है। ही वॉज नॉमिनेटेड बाय हिज इंटरनेशनल पीयर्स फॉर एज मेनी एज 4 टाइम्स फॉर द फिजिक्स प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन कॉस्मिक रेडिएशन, पर फिर भी उनको वेस्ट ने नहीं दिया क्योंकि वेस्ट भाभा जी से चिढ़ता था। भाभा जी ने जो काम भारत के लिए कर दिया था उससे वेस्ट हमेशा सदमे में रहेगा, इसीलिए ये प्राइज छीन लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स तो है ही, पर भारत को भी कहीं न कहीं ब्रेक थ्रू लाना पड़ेगा। कोई एक नई दिशा खोलनी पड़ेगी जहाँ पे एक इनोवेशन हो, ओरिजिनल चीज़ें हों और वहाँ पे हमें ज़रूर नोबेल प्राइज़ मिलेगा क्योंकि अब भारत अच्छे से बोलने लगा है हर पटल पर। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें 333 लर्नर्स हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। अगले आप होंगे। बस आपको जुड़ना होगा हमारे साथ सीएमसी कोड पर। और यहाँ पे एक कॉम्बैट होने वाला है और उस कॉम्बैट में आपको जीतना है। आपके जीतने के साथ ही आपको लैपटॉप, स्टडी टेबल, एक्सेस टू प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, गिफ्ट वाउचर्स प्लस एडमिशन लेते समय स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीएमसी कोड पर। इसके साथ ही हमारे बैचेस चालू हैं, प्रयास बैच चालू है जिसमें आप प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और ये ऑप्शंस भी हमारे पास सारे चालू हैं। सीएमसी कोड पर आप कोई भी ऑप्शनल भी हमारे साथ लेके पढ़ सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।